हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? हमने लास्ट कहाँ तक किया था, कुछ याद है? क्या? सर क्वेश्चन ही बना रहे थे। टॉपिक क्या पढ़ा था लास्ट? हाँ, डिफरेंशिएशन। आई थिंक फंक्शन ऑफ फंक्शन मैंने पढ़ा दिया था, है कि नहीं? डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स मैंने सिखाए थे, और उसमें लास्ट पार्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन कर रहे थे। यस सर। ठीक है। अब देखिए उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। एप्लीकेशन, इसके चार पांच एप्लीकेशन होते हैं। पहला एप्लीकेशन, किसी भी ग्राफ के ऊपर स्लोप कैलकुलेट करना। तो आप सिंपली उस पर्टिकुलर कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा उसको पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी स्लोप से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और सिंपली टैंजेंट टू द कर्व। नेक्स्ट हम डिफाइन कर सकता है रेट ऑफ चेंज, मतलब एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी ग्राफ के इंस्टेंट नेचर को डिफाइन करता है। तो इंस्टेंट नेचर ऑफ कर्व उसको डिफाइन करता है। एंड इसका लास्ट पार्ट मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए डिफाइन करता है। अब ये सारे पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से टर्म का क्या मतलब। ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई एक क्वेश्चन गिवन हो, सपोज कर लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा हो, आपको बोले फाइंड स्लोप एट 1,1। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पे y x डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से गिवन होगा। सपोज कर लीजिए आप कुछ इस तरह से। तो मुझे क्या फाइंड करना है? स्लोप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे। तो स्लोप का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने कोई टैंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरह से इस पॉइंट पे। वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा, मुझे वो कैलकुलेट करना है। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो 1। अब देखिए कैसे फाइंड करें। तो सिंपल क्या कहता है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे y x डिपेंडेंट फंक्शन, तो इसलिए dy ओवर dx कर दीजिए। हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया। x पे पावर यहाँ पे कितना है चिश्तिया? सर 2। तो डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? n x n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट। तो x टू द पावर कितना बचा? 2 माइनस 1 विच इज 1, मतलब x। इसी dy बाई डी एक्स को परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकते हैं, एंड उसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम tan थीटा बोल सकते हैं। यस सर। तो tan थीटा इज इक्वल टू x। अब कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना दे रखा है? 1। y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 1। बट इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट नहीं है, तो सिंपली हम x कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, कितना? 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। tan थीटा 1 किस एंगल के लिए होता है के बाद? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। tan थीटा की वैल्यू 1 किस पर्टिकुलर एंगल के लिए होता है? सर 45। तो इसीलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस कर्व के ऊपर टैंजेंट और स्लोप कैलकुलेट कर
सर हेलो। यस सर हाँ, मेरी आवाज आ रही क्लियर? यस सर ओके। हिबा, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके। लिख लिया आपने उन्हें? नो सर यस सर हिबा, आपने लिख लिया? यस सर। ओके। ये देखिए, ये बाकी जो 3 टर्म है, ये आपको इस थर्ड चैप्टर में जब हम शुरू करेंगे उसमें ये तीनों टर्म इंट्रोड्यूस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफाइन करना। ठीक, तो वो कैसे होता है और उसका क्या मतलब होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई कर्व दे रखा हो कुछ इस तरह से। मैंने कोई कर्व प्लॉट किया इस तरह से। ठीक, अब इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन करता, या सपोज कर लीजिए y फंक्शन गिवन हो, या y को हम fx से भी कभी कभी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy dx, तो इसी पर्टिकुलर टर्म को f के टर्म में हम f डैश x बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया। जैसे ही मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ उस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो इसका मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब होता है टैंजेंट टू द कर्व एट एनी इंस्टेंट। इस डिफरेंशिएशन का मतलब, अब देखिए टैंजेंट टू द कर्व मैं अलग अलग पॉइंट पे ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज कर लीजिए आपने हाईएस्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया, ठीक, तो कुछ ऐसे होगा, या आपने लोएस्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया तो कुछ ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है। यस सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन कर रही है, तो कितना हो सकता है? एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन है ये पर्टिकुलर लाइन, तो आप क्या बोलिएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस 0 डिग्री बोल सकते हैं। सर ये स्टार्टिंग वाला जो आपने बताया फर्स्ट डेरिवेटिव ये समझ नहीं आया। किसी भी टर्म को, जैसे मैंने y लिखा, y कोई भी इक्वेशन हो सकता है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन dy dx होता है, और इसी चीज को f
फंक्शन के टर्म में बोलते हैं तो एफ डैश एक्स होता है। ये समझ आया आपको? यस सर। जैसे मैं बोलता कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दी, डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आती? 2x आती। ऐसे बोल सकते थे। यस सर। तब ये जो टर्म है, ये जो टर्म, इसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसलिए इस टर्म को हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, या कोई भी टर्म हो सकता है, इसलिए मैंने उसको एफ एक्स मान लिया है। ये बात समझ में आई? ओके। तो इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया मैंने? फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया हमने। ये बात आपको समझ आया? Yes, sir. अब इसके बाद देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव एक टैंजेंट को डिफाइन करता है जो कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उस टैंजेंट को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की। तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कहाँ पे हो सकता है? तो आप बोलिएगा किसी इस पॉइंट पे या किसी इस पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट उस ग्राफ के लिए आपको क्या दिख रहा है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो ये मैं बोल सकता हूं कि वो हाईएस्ट पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, या उसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम। और ये मेरे पास लोएस्ट पॉइंट है, या उसी पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? मिनिमा बोल सकते हैं। फिर मैंने एक सवाल पूछ सकता हूं कि उस हाईएस्ट पॉइंट पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एंगल कितना बनाता होगा? 0 बोल सकते हैं। यस सर। और एंगल अगर 0 है तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 हो सकती है। यस सर। तो मैं उसी की बेस पे बोल सकता हूँ कि dy ओवर dx सिंपली tan थीटा के इक्वल होता है, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तब इसका मतलब होगा कि वो जो टेंजेंट होगा उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर वो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को डिफाइन कर सकता है। तो अब उसका उल्टा मैं अगर ये पूछूं कि जब कभी भी आपको तो मैक्सिमम dy अपॉन dx हमेशा tan थीटा ही होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसीलिए ओके। तब मैं इसका उल्टा ये भी बोल सकता हूं कि जब कभी भी आपको ये पूछे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो पहला दिमाग में ये जाना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, हो सकते हैं। तब यहां से हम कंक्लूड करते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f डैश x शुड बी 0। ये समझ आया? सर समझ आया? ग्राफ तो आगे सर एक बार सर डिराइव करके मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कैसे? बस fx लिख दिया हमने, इस वजह से एक बार बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर fx लिखा हो तो वो फंक्शन होगा, उसके ऊपर डैश लगा हो मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया हमने। और जब कभी एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, या उसी चीज का मतलब होता है tan थीटा। ये बात समझ में आई? यस। अब वो tan थीटा अगर मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तभी भी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर मिनिमम पॉइंट पे होगा तभी भी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री बनाता होगा, हो सकता है। यस सर। इसीलिए tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, बोल सकते हैं। ओके सर। तो इसका उल्टा मैं ये बोलूं कि जब कभी भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना हो तो उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, बोल सकते हैं। यस सर। ठीक। अब देखिए, अभी भी आपको ये क्लियर अब नहीं है कि वो पॉइंट मैक्सिमम ही होगा कि मिनिमम ही होगा, क्योंकि f डैश एक्स 0 दो अलग अलग पॉइंट पे हो सकता है, या तो हाईएस्ट पॉइंट पे हो सकता है या तो लोवेस्ट पॉइंट पे हो सकता है। ठीक, मुझे नहीं पता। अब उसको चेक कैसे करेंगे?
तो उसका एक नेक्स्ट रूल होता है। जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको dy बाई dx बोलते हैं। इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं d over dx of the same term dy by dx। मतलब इस पर्टिकुलर टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, d और d बिकम्स d2y और dx बिकम dx स्क्वायर। बोल सकते हैं, यस ये समझ आया। तो इसी टर्म को अगर मैं f के टर्म में बोलूंगा तो इसका मतलब होता है f डबल डैश x। तब इसका मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन और सेकेंड डेरिवेटिव। अब समझना है। यस सर। अब इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि जो हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है टैंजेंट, उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर इट उसके ऊपर टैंजेंट को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब होता है टैंजेंट नेक्स्ट टू f डैश x। तो अब देखिए उस पर्टिकुलर टर्म को अगर मैं प्लॉट करूं तो इसका क्या मतलब, तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट किसकी तरफ जाएंगे आप, उसके ऊपर या उसके नीचे या उसी पॉइंट पे। जैसे अभी मैं हाईएस्ट पॉइंट पे हूं यहाँ पे, तो इसके जस्ट अगला वाला पॉइंट इसके बाद उसके बिलो होगा या उसके अबव होगा, सेम पॉइंट पे होगा, सर बिलो। बिलो होगा। सिमिलरली अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे हूं तो उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद अबव होगा या बिलो होगा, अब अब होगा। गुड। तब इसके बेस पे प्लॉट करूं एक और टेंजेंट, तो एक टेंजेंट अगले वाले पॉइंट को डिफाइन करेगा यहाँ पे और एक टेंजेंट अगले वाले पॉइंट को डिफाइन करेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये जो टेंजेंट मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखिए सेकंड डेरिवेटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ बताइए, एक्स एक्सिस ऐसे है, ठीक, ये मेरे पास लाइन इस तरह से है, ठीक, उसके नीचे की तरफ जा रहा है, सर क्लॉकवाइज में है ना ये? तो नीचे जा रहा है ना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। यस सर। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए हम इसको नेगेटिव बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज मान सकते हैं आप, इसलिए क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल आई वो कैसी आई, नेगेटिव, और यहाँ पे एंगल कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर पॉजिटिव। तो मैं यह बोल सकता हूँ कि सेकेंड डेरिवेटिव की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक पॉजिटिव में आ सकता है और एक नेगेटिव में आ सकता है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव में आई तो ये पॉइंट कौन सा था जहां के लिए पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, सर मिनिमम। मिनिमा। और अगर मेरे पास स्लोप नेगेटिव आया तो वो पॉइंट कौन सा था, मैक्सिमम। तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मिनिमा होगा और ये मैक्सिमा होगा। और समझ में आया। यस सर। इसको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आसान से, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा। हिबा यहाँ तक कोई डाउट आपको, हिबा कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इफ y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा है तो पूछे फाइंड y मिनिमम और y मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म और फंक्शन। तो जब कहीं भी आपको मिनिमम वैल्यू पूछे और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इसके लिए पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये मैंने पीछे कहा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ फंक्शन जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड पुट इट टू 0। यहां तक बात समझ में आई चिश्तिया। यस सर। तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, तो 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0, 2 बाहर x पे पावर 1 तो उसका डिफरेंशिएशन
1x 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ तक बात समझ में आई? यस इस टर्म को किसके इक्वल पुट कर देना है? 0 के इक्वल। तो यहाँ पे टर्म कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मतलब x की वैल्यू 1 पे ये फंक्शन मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मिनिमम ही है कि मैक्सिमम है। आई बात समझ? सर, अगर जो आपने एक डिराइव करने वाला बताया था और दो डिराइव एक डिफरेंशिएशन। यस सर। सर, तो ये सब क्वेश्चन में सब पता कैसे चलता है, ये समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए गिवन है ना, क्या लिखा है? सर वाई y मिनिमम या y मैक्सिमम, ये फाइंड करने के लिए पूछे। तो जब कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम और मिनिमम का जिक्र हो तो वहां पे बस डिफरेंशिएट करके 0 को इक्वल पुट कर दीजिए। पहला काम ये। आप समझ आया? यस अब मुझे अभी नहीं पता कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम ही होगा कि मिनिमम होगा, तो इसके लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन, मेरे पास ये टर्म कितना था? 2 माइनस 2x। तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा चिश्तिया? सर 0 माइनस 2 x का डिफरेंशिएशन 1x 1 माइनस 1। ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। यहां तक कोई डाउट? ये समझ आया कैसे डिफरेंशिएट का? सर, एक बार ड्राइव करके फिर हमको सेकंड वाले में भी निकालना होता है। हाँ, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट किया मैंने, तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन कितना आया आपका? -2 अगर वो वैल्यू नेगेटिव आए, तो मैंने पीछे बताया था ना, अगर सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आए तो वो क्या बताता है? मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो y मैक्सिमम निकलेगा। ठीक, किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे? 1 पे। अब पुट कर दीजिए 1, तो हो जाता 4 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2 माइनस 1 6 माइनस 1 5। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y यहाँ पे क्या होगी? 5 होगी। आप समझ आया? यस सर। हिबा आपको समझ आया? यस सर। तो मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, पहले आप यहां से नोट डाउन करिए।
लिख लिया चिश्तिया? सर एक मिनट। यस सर। हिबा आपने लिख लिया? हिबा Yes, sir. लिख लिया. इसको नोट डाउन कीजिए. Sir, लिख लिया. चिश्तिया आपने लिख लिया? सर बस साइड का थोड़ा सा टाइप। ओके. यस सर डन। मैं इसको अगर ग्राफिकली बनाता तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है. ग्राफिकली ये पर्टिकुलर कर्व कुछ ऐसे डिफाइन करता है. इस तरह. अब देखिए यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू कैसे कैसे चेंज कर रही है. y की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे है. और y की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? इतनी है. और उस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x को देखिएगा जिसके लिए y मैक्सिमम है तो वो वहां पे क्या होगा? 1. इसीलिए y की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? 5. ये मतलब डिफाइन कर रहा है. आई बस समझ? यस सर। ठीक है. तो हम जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके जीरो की इक्वल जब पुट करते हैं तो x की जो वैल्यू आती है वो डिफाइन करता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा.
और इस वक्त तक हमें ये नहीं पता होता है कि वो पॉइंट मैक्सिमम ही पॉइंट पे है कि मिनिमम पॉइंट पे है। ठीक, उसके बाद चेक करने के लिए हम सेकेंड बार डिफरेंशिएट करते हैं। सेकेंड डिफरेंशिएशन में वो जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आती है तब वो डिफाइन करता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट पे है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो डिफाइन करता है कि वो मिनिमम पॉइंट पे है। आई बात समझ? यस सर। ओके, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। सपोज कर लीजिए आपको दे रखा हो इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। आपसे पूछता फाइंड y मिनिमम और y मैक्सिमम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कर्व। कोशिश कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, पुट इट टू 0, वहां से x निकाल लीजिए। सेकेंड डिफरेंशिएशन कीजिए, चेक कीजिए उस पर्टिकुलर टर्म को कि वो पॉजिटिव में वैल्यू आती है कि नेगेटिव में वैल्यू आती है। उसके हिसाब से y की वैल्यू मिनिमम हो सकती है या मैक्सिमम हो सकती है। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये बात सॉल्व हुआ आपसे क्या? यस सर ओके। मिनिमम वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू आई? सर मिनिमम। वैल्यू आई है। सर
सर 2। हिबा हिबा आपसे सॉल्व हुआ? Yes, sir. कितनी वैल्यू आई? 3/2. 3/2 तो x की वैल्यू आई होगी। मैंने y की वैल्यू पूछी, y मिनिमम आई और y मैक्सिमम आई। सेकंड डिफरेंशिएशन किया, हिबा आपने जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया होगा dy by dx, तो आपकी वैल्यू आई होगी 2x - 3। Yes, sir. इसको 0 के इक्वल पुट किया होगा तो वहां से x की वैल्यू आ गई होगी 3/2। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बोल सकते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए चेक करने के लिए कि पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये टर्म कितना हो जाएगा 2 और -c का डिफरेंशिएशन 0। तभी पूरी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है, +2 है। अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे, x की वैल्यू 3/2 पे पुट कीजिएगा तो वहां पे कितना आ जाएगा 2। मतलब इस पर्टिकुलर को अगर मैं ग्राफिकली दिखाता तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता आपको। कुछ ऐसे होता, इसीलिए y की मिनिमम वैल्यू किस इस पॉइंट पे व्हेन x इज 3/2। आया समझ? चिश्तिया समझ आया? यस सर। ओके, तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा सॉल्व करना आ गया। कोई डाउट तो नहीं है? सर जो हम x की वैल्यू रख के लास्ट में निकालते हैं वो वैल्यू कितनी आ रही है? 2। इसीलिए y की वैल्यू यहाँ पे होगी कितनी, 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3/2। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ है, देखिए अब आया समझ? यस सर। हेबा आपको कोई डाउट यहाँ पे? No, sir. ओके, तो हमने डिफरेंशिएशन पूरा टर्म सीख लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट कैसे करते हैं चीजों को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको आप बोल सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में जैसे हम चीजों को ब्रेक करते थे ताकि मुझे एक छोटा सा पॉइंट मिल जाए एंड उसके ऊपर स्लोप ड्रॉ करूं ताकि टैंजेंट, स्लोप, मैक्सिमम अलग अलग टर्म कैलकुलेट किया जाए। अब सर एक इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कहता था है, सर। हाँ बोलिए। सर जैसे भी हमने यहाँ पर जब हमारी वैल्यू आ गई थी दोबारा ड्राइव करने के बाद -2, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके बाद हमने y मैक्स में सर 4 जो हमें इक्वेशन दी थी 4 + 2x - x², हाँ, उस पे हमने तो सर x 1 की रख वैल्यू के। इसी टर्म में पुट करना था। हाँ, यस सर, तो हमने जब हमारी अभी x की वैल्यू सर 3/2 आई थी। ये x की वैल्यू 3/2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये मुझे डिफाइन किया। तो यस सेकंड सर। डेरिवेटिव किया चेक करने के लिए कि पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। यस सर, तो सर यहाँ पर 3/2 रख के इक्वेशन पे सॉल्व नहीं करे? हाँ, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट की होगी 3/2, तब जो वैल्यू आई होगी तब y मिनिमम। ये मैंने 2 इसकी वैल्यू नहीं पुट किया, इसकी जगह पे पुट करने के बाद जो वैल्यू आई होगी 3/2 वो है 2। सर 2 नॉर्मल तो वैसे आ गया था सॉल्व करके, लेकिन जब ये वाला सॉल्व किया है 3/2 रख के तब 2 नहीं आ रहा है। y is equals to 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3/2 प्लस 4, ऐसे ही है। यस सर। 3/2 का स्क्वायर इज 9/4, 9/2 प्लस 4 बोल सकते हैं। यस सर। एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 9 - 18, 4 4 16 हो जाएगा।
यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? सर 7/4। 7/4 which is equals to 1.75। ये 2 नहीं आएगा, मैंने जल्दबाजी में आपकी वैल्यू के हिसाब से लिख दिया 1.75। ओके, अब समझ आया? अच्छा, मैंने थोड़ा Yes, गड़बड़ कर दिया था यहाँ पे। ये 2.25 माइनस 0.5 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.75 ऐसा आता। ओके, तो हम बेसिकली x जो आया है उसकी वैल्यू पुट करते हैं उस फंक्शन में, ताकि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन कर ली जाए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए आगे। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट टर्म होता है मेरे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए देखिए। मैंने आपको डिफरेंशिएट में बताया था कि हम किसी कर्व को बहुत फाइन पार्ट में ब्रेक करते हैं, और फाइन पार्ट इतना छोटा हो ताकि अप्रॉक्स जीरो को अप्रोच करता हो, तब उस स्मॉल सेगमेंट को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसी जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट मेरे पास जो आया था, ये पार्ट सपोज कर लीजिए, अब उस पार्ट को सम अप करिए। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, वो इस तरह के छोटे छोटे सेगमेंट से क्या होगा, फॉर्म होगा। या मैं बोल सकता हूँ उस ग्राफ को इतने छोटे छोटे सेगमेंट में आप मतलब डिवाइड कर दीजिए, एंड उस डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँ, ठीक, कुछ इस तरह से मान लिया मैंने ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं और मैं अज्यूम करूं कि जो ग्राफ है ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट से फॉर्म्ड है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो टोटल एरिया का अगर मैं सम अप करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। बोल सकते हैं? चिश्तिया, मेरी बात समझ में आई आपको? नो सर। मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है, डिफरेंशिएशन करते वक्त हमने उसको बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक किए थे, ठीक है। अब मैंने कोई भी एक सेगमेंट लिया, तो इस एक सेगमेंट की विड्थ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, dx, और ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y। बोल सकते हैं? यस सर। तो अगर मुझे इस स्मॉल सेगमेंट का एरिया चाहिए तो एरिया कितना हो जाएगा, y टाइम्स dx। बोल सकते हैं? यस सर। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल टर्म का अगर मुझे सम करना हो तो सम कैसे करेंगे, तो हम मैथ्स में एक टर्म यूज करते थे, सिग्मा यूज करते थे ना, यूजमा सिग्मा मतलब समेशन। यस सर। बट अगर मेरे पास ये टर्म बहुत छोटा होता है तो हम समेशन, जो फर्स्ट वर्ड है समेशन, उसका फर्स्ट अल्फाबेट एस, इसी एस को अगर मैं इलोंगेट कर दूं तो यही टर्म कुछ ऐसा हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यही टर्म हो जाता है y टाइम्स dx। अब समझ आया? यस सर। तो हम सिग्मा वहां यूज करते हैं जहां पे ये जो चेंज वो थोड़ा सा लार्ज हो। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो तो हम समेशन यूज के बेस पे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब इसके हिसाब से मैं उसको इंटीग्रेट या सम अप कहां से कहां तक कर रहा हूं, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, ठीक। एक को बोलते हैं जिसमें लिमिट डिफाइंड हो कि आप एरिया कहां से कहां तक कैलकुलेट कीजिए, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक जिसमें लिमिट डिफाइन ना हो, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब समझ में आया आपको, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? Yes, sir. चिश्तिया, आपको समझ Yes, आया? ओके, अब इसके लिए मैं अलग अलग आपको रूल सिखाता हूँ, अलग अलग इक्वेशन बताता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। पहले आप इतना ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ।
ड्रॉ कर लिया आपने? चिश्तिया ड्रॉ कर लिया? नो सर। इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर। हिबा आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब देखिए इसके लिए रूल क्या होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इंटीग्रेशन दो तरह का, एक को बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट, जिसमें कोई लिमिट ना हो, नो लिमिट, ठीक, कहां से कहां तक करना है। और दूसरा जिसमें लिमिट हो, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, हैविंग लिमिट, मतलब किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच ही में कैलकुलेट करना हो उसके अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले याद रखिए। तो पहला, अगर आपका इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx अगर हो, जैसे डिफरेंशिएशन था, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते थे, पावर सब्ट्रैक्ट करते थे, जहां पे पावर ऐड करते हैं, जितना भी पावर हो उसमें 1 प्लस कर दीजिए एंड सेम पावर से डिवाइड कर दीजिए। कंडीशन यहाँ पे n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि n अगर -1 के इक्वल होता है तो यही पर्टिकुलर टर्म 1/x की तरह बिहेव करता है और इसका इंटीग्रेशन log x होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए। आई बात समझ? यस सर। नेक्स्ट टर्म होता है इंटीग्रेशन sin x का। तो sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यहाँ पे -cos x होता है, ये याद रखिएगा। और उसी तरह अगर मुझे cos x को इंटीग्रेट करना है तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली sin x होता है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता के देता हूँ, ठीक। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट, अगर आपको बोले इंटीग्रेशन x क्यूब dx, तो इसका मतलब क्या है, x टू द पावर 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या कहता है, जितना पावर हो उसमें 1 प्लस कर दीजिए एंड सेम पावर से डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, बोल सकते हैं। यस सर। फिर हमने डिफरेंशिएशन में जिस तरह से पढ़ा था कि ऐड सब्ट्रैक्ट में जैसे फंक्शन में डिफरेंशिएट करते थे तो हर टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट हो जाता है, सेम उसी तरह इंटीग्रेशन के लिए भी। अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा दे रखा होता 2x + 4 और मुझे इनको इंटीग्रेट करना होता, तो मैं इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता था। मैं इसको इस तरह लिखता, 2 बीइंग कांस्टेंट बाहर, x टू द पावर 1 dx प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन dx। अलग अलग आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस करने पे वो वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती या एक दूसरे पे कोई अफेक्ट नहीं करती होती। आप समझना है? सर चिश्तिया, इसको हम ऐसे नहीं लिखते थे 1x
पे पावर 1 माइनस जैसे 1 प्लस 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, dx लिखा है जो यहाँ पे। dx सिंपली बताता है किसके टर्म में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका और कोई मतलब नहीं होता। जैसे डिफरेंशिएट करते वक्त मैंने बताया था d ओवर dx, ये पूरा टर्म यूज करते हैं, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो वहां पे ये तो टर्म हम नहीं डिफाइन कर रहे थे ना, dx क्यों यूज कर रहे हैं, ये पूरा एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको 2 + 3, इसका क्या मतलब, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 आपने क्या किया यहाँ पे, एडिशन। क्योंकि ये जो प्लस साइन है दो नंबर के बीच में एक्ट करता है, इसलिए इस प्लस साइन को हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, विच एक्ट्स बिटवीन एनी टू डिफरेंट टर्म, और उनको कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो उसी तरह dy dx, जो d ओवर dx है, इसको भी बोलते हैं कोई ऑपरेटर जिसका फंक्शनिंग अलग बिहेव करता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। ठीक, तभी किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है और उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फंक्शन चेंज करता जाता है। आई बात समझ? यस सर। सर बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, जैसे हमारे पास 2x था तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते थे 1x पे पावर 1 प्लस 1। नहीं नहीं, मैंने अभी तो इसको सिंपली ब्रेक किया है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, ओके सर। इसको सिंपली ब्रेक किया है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, 2 बाहर, x पे पावर कितना है? 1। 1। तो फॉर्मूला कितना होता है, जितना पावर उसमें 1 प्लस कर दीजिए एंड सेम टर्म से डिवाइड कर दीजिए, बोल सकते हैं। यस। यहाँ पे तो कोई भी x का पार्ट नहीं है, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हर नंबर का 1 एक फैक्टर हो सकता है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड में 1 हुआ होगा, बोल सकते हैं। यस सर। और 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तब ये पूरा टर्म कितना हो गया, 4। x टू द पावर अब कितना बचा, 0, उसमें 1 प्लस करिए, डिवाइड बाई 0, उसमें 1 प्लस कर दीजिए, ये पूरा टर्म कितना आ गया, 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4x। ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट, सो वी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 4x। समझ आया? सर 4 को डायरेक्टली 0 नहीं लिख सकते। डिफरेंशिएशन नहीं है ये, इंटीग्रेशन है। ओके सर। डिफरेंशिएट करते वक्त होता है तब वो 0 होता है, इंटीग्रेट करते वक्त जो वेरिएबल होता है वो अटैच्ड हो जाता है उसके साथ, क्योंकि dx पार्ट वो तो इंटीग्रेट करे, कुछ तो कुछ वेरिएबल देगा ना इसके साथ। ओके सर। हिबा आपको समझ आया ये सब? Yes, sir. ओके, एक बार पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ आपको।
यस सर। हिबा आपने लिख लिया? Yes, sir. एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको आसान सा। इंटीग्रेट 1/x minus 1/x square times dx। कीजिए तो उसको जरा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बताया था कि जो भी टर्म डिनोमिनेटर में हो उसको पहले न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। इंटीग्रेशन में भी सेम टर्म होता है, बात का ख्याल रखिएगा। क्या कोई डाउट? सॉल्व हो रहा है आप लोगों से? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। सर ये सारा न्यूमेरिकल पार्ट सर आएगा उसमें फर्स्ट चैप्टर से? क्या? सर ये पार्ट जो है ये सारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट चैप्टर से, सर ये आ सकते हैं किस इसमें? सर एग्जाम्स में? फर्स्ट चैप्टर रहना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर आपका जो फिजिक्स में है वो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जो मैंने आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाए थे उसके बीच में रिलेशन सिर्फ आप उतना याद रखिए, और बाकी सब बकवास चीजें आपको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। सेकंड चैप्टर से डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर, ये 2 चीज याद रखिएगा। एंड थर्ड चैप्टर एंड ऑन फॉरवर्ड, उसके जानने के लिए आपको मैथमेटिक्स के ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए, नहीं तो आप उस चीज को समझ नहीं पाएगा जो क्वेश्चन वो पूछेंगे। है बस समझ। यस जैसे अगर वहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो बॉडी, तो आप तो कंफ्यूज हो जाते मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूं, इसीलिए मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि भाई ये सॉल्व हुआ आपसे? कर रहे हैं। हो मैं बताता हूँ आपसे गलती कहाँ हो रही होगी। तो ने इसको ब्रेक किया होगा कुछ इस तरह, 1/x, x को न्यूमरेटर में ले गए होंगे और उस पर पावर -1 लिख दिया होगा dx। सेकेंड टर्म लिखा होगा x टू द पावर -2x
dx इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, तो x टू द पावर -1 +1 होता है, -1 +1। ठीक, फर्स्ट पार्ट ये होता। सेकेंड पार्ट x टू द पावर -2 +1 डिवाइड बाय -2 +1। चिश्ती आपने ऐसे ही किया? नो सर, थोड़ा और डिफरेंट है। इससे डिफरेंट है? कैसे किया आपने? सर मेरे बीच में से dx हट गया था। हैं, dx हट गया था? dx तो ईच टर्म के साथ आप सेपरेट आउट कर सकती हैं, या इंडिविजुअली आप इंटीग्रेट कर दीजिए और कुछ भी नहीं बताता। हिबा आपका ऐसा ही आया है कुछ? हिबा, फिर आप देखिए इसके पावर को, -1 +1 कितना हो जाएगा? 0 एंड -1 +1 कितना हो जाएगा? 0। तो क्या ये डिफाइंड हो पाएगा फंक्शन? नो सर। तो मैंने आपको पीछे एक रूल सिखाया था कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कंडीशनल है कि यहाँ पे x -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x टू द पावर। यस सर। तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला ये होता है। अब आया समझ? इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टर्म का इंटीग्रेशन log ऑफ x लिख देंगे। ठीक है, माइनस x पे पावर अब कितना बचेगा? -1 डिवाइड बाय -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो जाती log ऑफ x प्लस x टू द पावर 1 डिवाइड बाय। चिश्तिया समझ आया आपको? हिबा आपको समझ आया? यस सर। यही गलती हो रही थी ना आपसे? यस सर। इसको सॉल्व कीजिएगा जरा। ये तो सॉल्व हो गया होगा। चिश्तिया, यस सर।
पहला काम रूट एक्स को आप न्यूमरेटर में ले जाइए एंड उसको एक्सपोनेंशियल में लिख लीजिए। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, x टू द पावर -1/2 dx, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट -2 dx, तो इसमें x का कोई पार्ट नहीं है, सो वी कैन राइट x टू द पावर 0। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिए दोनों में, सॉल्व कर लीजिए। बस सॉल्व हुआ आपसे। No, sir. सर मुझे भी सर इंटीग्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, शायद से बताइए। समझ नहीं आया है कौन सा पार्ट बताइए। सर। इसका जो स्टार्टिंग इंटीग्रेशन का वो सही से समझ नहीं आया है, शायद देखिए मैं इसमें आपको, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन का अगर ज्योमेट्रिकल वो बताऊं तो इसका इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है एरिया कैलकुलेट करना उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फिगर का। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कोई स्ट्रिप अज्यूम किया जिसकी लेंथ वर्टिकल कितनी हो गई y एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ मेरे पास कितनी है dx। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस रेक्टेंगुलर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, बोल सकते हैं। यस सर। इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ या y इंटू dx, ठीक है। अब ये जो एरिया होगा ऐसे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो उन टोटल टर्म को अगर मैं सम अप करूं ताकि टोटल एरिया ऑब्टेन हो पाए, तो सम अप करने के लिए हम एक यूज करते थे एक टर्म, उसको बोलते थे समेशन। जैसे आपने क्लास 10th में एक यूज किया होगा समेशन fi xi, ऐसा कुछ पढ़ते थे। यस सर। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू देयर क्लास मार्क, उसका प्रोडक्ट। तो उसी तरह हम यहाँ पे समेशन यूज कर सकते हैं उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए y dx। बट चूंकि dx बहुत छोटा है इसलिए समेशन को हम एक दूसरे वर्ड में साइन ऑफ इंटीग्रेशन में समझते हैं। तो यही टर्म ट्रांसफॉर्म होके साइन ऑफ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझना है। यस सर, यहाँ तक तो आ गया सर। ये इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट था समझने का। अब इसको अप्लाई कैसे कैसे करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। ये बस 4 फॉर्मूले होते हैं। तो कोई भी टर्म दे रखा हो एक्सप्रेशन, सबसे पहले चेक कीजिए x के पावर कितना था। जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था ना, x टू द पावर अगर n है तो डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता था, जितना पावर उसके बेस में और उसके पावर को 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये फॉर्मूला था। यस सर। सेम उसी तरह इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, जितना भी पावर x के पावर हो उस पावर में 1 ऐड कीजिए और सेम टर्म से डिवाइड कर दीजिए। आया समझ। यस सर। तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में क्या है, x पे पावर क्या कितना है अभी, सर 1/2 -1/2। तो मैं क्या करूंगा, जो भी पावर दे रखा हो उसमें 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है। यस सर। और सेम टर्म से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, वैसे यहाँ तक कुछ है। प्लस -2। x पे पावर यहाँ पे कितना है, 0। तो क्या करूंगा, उसमें 1 प्लस करूंगा एंड सेम टर्म में से डिवाइड कर दूंगा। आया समझ। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x पे पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, +1/2। देखिए यहाँ पे कितना है, -1/2
+1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। यस सर। तो ये पूरा टर्म अब कितना हो जाता? x⁻² +1/2 डिवाइड बाय +1/2 -2 x⁻0 + 1 इज 1 डिवाइड बाय 1 हो सकता है। सर हम सेकंड स्टेप में लाने के बाद इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं उसको। यहाँ से मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया, तो अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लिखने की जरूरत है? ये तो अब इंटीग्रेट हो गया ना। ओके सर। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तब उस पर्टिकुलर साइन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 x⁻½ इसका क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, -2x, ये आंसर हो जाएगा। हिबा आपको समझ आया? ये पूछिए, नहीं तो डाउट कहाँ पे नहीं समझ आया? पहला काम, कोई भी टर्म दे रखा हो उसको न्यूमरेटर में ले जाइए और इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लीजिए, एक्सेप्ट कि x⁻1 ना हो। बाकी हर टर्म को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। हिबा आपको समझ आया? यस सर। नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। अच्छा, इसको नोट डाउन नहीं सर, कीजिए, मैं समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ, रुक जाइए। यस लिख सर, लिया आप कर लोगों दिया ने? नोट। हिबा लिख लिया आपने? यस सर। एक क्वेश्चन करिए, इंटीग्रेशन 6x² - 2x + 5, कोशिश कीजिए।
कोई डाउट? ये तो हो गया होगा। यस सर, बस हो रहा है। कोई डाउट इसमें? आप लोग के पास फिजिक्स की कौन सी बुक है? बुक आपने ली? नहीं ली है? यस सर, ले लिया। कौन सी? यस सर। कौन सी बुक? सर फिजिक्स की सर, जो टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11 पार्ट 1। एनसीईआरटी? यस सर, एनसीईआरटी। उसके अलावा? उसके अलावा सर एक रेफरेंस बुक है सर, मेरी सिस्टर की। नाम बताइए। सर वो मुझे देखना पड़ेगा, अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया। पब्लिकेशन बता दीजिए। एस एल अरोड़ा है, एबीसी है, अरिहंत है, कौन सी है? सर एक मिनट। हिबा आपके पास कौन सी बुक है? सर एक तो एनसीईआरटी है, दूसरी एस एल अरोड़ा। अच्छा अच्छा, एस एल अरोड़ा, ठीक है। एस एल अरोड़ा को सॉल्व करती हैं आप? नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं। क्यों? इससे क्वेश्चन क्यों नहीं करती? जितने सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद पीछे हमने डायमेंशन एनालिसिस पूरा कर लिया है, तो उसमें हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 4-5। यस, मेरे पास भी ऐसा लग रही है। ओके, बहुत अच्छी बात। तो इसमें हर सेक्शन के बाद 4-5 क्वेश्चन गिवन होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको क्या कीजिए, ठीक है। ओके सर। एंड जो ना हो मुझसे पूछा कीजिए। हाँ, हे भाई, सॉल्व हुआ ये? सर ओके। सर 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हाँ सही है। थोड़ा बहुत समझ आया होगा कैलकुलेट करना। यस सर। हिबा आंसर बताइए। दो मिनट। जी बताइए। सर नहीं आ रहा। देखिए, फर्स्ट पार्ट 6 बाहर हो गया। यहाँ पे एक्स पे पावर कितना है बताइए, फर्स्ट टर्म में? सर एक्स की 2 है पावर। तो क्या फॉर्मूला होता है, जितना पावर हो उसमें 1 प्लस करिए एंड सेम पावर से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा ही होता है फॉर्मूला। हिबा? यस सर। -2 एक्स पे पावर यहाँ पे कितना है सेकेंड टर्म में? 1 तो क्या होता है फॉर्मूला, जितना पावर हो उसमें 1 प्लस करिए एंड उतनी ही पावर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड। +5, 5 के साथ कुछ भी नहीं, तो एक्स पे पावर मैंने 0 कहा था, कांस्टेंट टर्म के साथ होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1। आई बात समझ? यस सर। अब इस पर्टिकुलर टर्म को सिंप्लीफाई कर दीजिए। आपने कहाँ तक सॉल्व किया था? ये पार्ट हो गया था, ये स्टेप? यस सर। ओके, तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3,
डिवाइड बाई 3 माइनस 2 टाइम्स x पे पावर कितना हो जाएगा अब 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 x पे पावर 1 डिवाइड बाई 1। तो ये 3 और ये 6 कट जाएगा, यस सर। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आया समझ? हिबा? यस सर, आ गया। ओके, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5x में लिख सकते हैं। हाँ 5x होगा यहाँ पे। हर क्वेश्चन में पहला काम क्या कीजिए, एक्सपोनेंशियल में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आइदर आपको डिफरेंशिएशन करना हो या इंटीग्रेशन करना हो, ठीक। और फिर जो रूल होता है पावर का उसको अप्लाई कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए, अपने आप चीजें होती जाएंगी, ठीक है। तो इससे लेना कि जितने भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, आप उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे बताता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। ओके।